अब ये बताइए बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन में किसी को कोई डाउट है? क्लियर हो चुका है ना सबको? गुड। हाइपर कॉन्जुगेशन, तीन बेसिक टाइप के हाइपर कॉन्जुगेशन की हमने बात करी थी, ठीक है ना। एक तो हमारे पास डबल बॉन्ड से कनेक्टेड जो कार्बन था बेटा, जिसमें हमने बात कही थी कि भाई वो कार्बन जिसे हम अल्फा कार्बन बोल रहे थे और उस पर हमें हाइड्रोजन की बात करी थी। हाइड्रोजन मिनिमम 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो हमें वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा, ठीक है। दूसरा हमने बात करी थी कार्बोकैटायन के लिए, याद है ना बेटा सबको? ठीक। तीसरा हमने बात करी थी बेटा फ्री रेडिकल के लिए। तो केसेस बेसिक बने थे, और केसेस अगर मैं बात करूं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे हम चलें तो तीनों केसेस को हमें प्रॉपरली चेक कर लेना है, कहीं पर कोई दिक्कत ना हो ये ध्यान रखना, ये आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अंडरस्टूड एवरीवन? तो इन सिंपल वर्ड की ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन पे आऊं तो हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन के जो तीन केसेस हमने डिस्कशन किए बेटा वो बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाए, उसके बेसिस पे यहां क्वेश्चन दिए बेटा एप्लीकेशन, अगर आप देख पा रहे हो यहां पर तो उन एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है। इसमें अगर एप्लीकेशन आप देख रहे हो बेटा तो अच्छा, एक यहां पर एक कंडीशन ऊपर दी हुई है, अगर आप देखो 29 के स्टार्टिंग में जो नोट के नीचे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाया है उसके नीचे जो पैराग्राफ लिखा है उसमें अगर आप ध्यान दो तो नो बॉन्ड रेजोनेंस के बाद, क्योंकि बाकी तो हम डिस्कस कर चुके हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस के बाद ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन मिला सबको पेज नंबर 29 में, ठीक है। जो ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन मिला बेटा सबको? मिला। तो वो ऑर्डर क्या है बेटा? CH देन CD देन CT। क्या ये समझ पा रहे हैं सब लोग? क्या ये समझ पा रहे हैं जो ये ऑर्डर दिया है? यस सर। हाँ समझ पा रहे हैं? यस सर। क्यों ऐसा ऑर्डर क्यों है? क्या बोला? क्या बोल रहा है ये? ई की डेंसिटी ज्यादा, टी की डेंसिटी ज्यादा, यही बताया था मैंने। और तो है बेटा है तो मैंने जो बताया था वो याद नहीं है, मतलब तो हम हो वो याद करेंगे, तो ऐसा तो मत करना यार बेटा, हमने जो बात की है वो तो तुझे याद नहीं, और फिर भी चीजें आप बोल जाओ तो वो चीजें वहां पर सही हो पाएंगी, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना। चीजों को देखो क्लियर कर रहे हो, तो मेरा एक पॉइंट है कि बात यही है ना कि बेटा अच्छी चीजें आपको बताए तो याद वो हो, अच्छा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। हाँ बाकी लोगों को क्लियर है जो इस भाई ने बोला? अब क्या बोला बेटा वो आपको पता होना चाहिए कि इसके पीछे रीजन क्या होगा, जबकि आपको समझाया है। पता है ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि आप ध्यान दो बेटा। उसके बाद क्या होता है पता है कि ये ऐसा जोन बनता है कि जिसमें हमें करना नहीं है तो फिर हम क्या ठिकेरा दूसरे के सर के ऊपर फोड़ देंगे, लेकिन आपको सब पॉइंट बता रखे हैं, उसके बाद भी आप ध्यान दो कि आप पॉइंट को कनेक्ट नहीं करो। फिर क्या है बेटा, हम अपने अंदर गलतियां नहीं देख रहे हैं, बस ये है कि भाई हम ये समझ के चल रहे हैं कि हमें बस सामने कुछ भी करके अपने को बच के निकलना है। और मैं आपको फिर से बोल दूं, जितना बच के निकलोगे समझ जाना कि उतना आपके पॉसिबिलिटी वो कंपटीशन में आपके आगे बढ़ने के कम होते हुए चलेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोल रखा है, कोई भी प्रॉब्लम हो उसको प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए हम वहां पर लड़ेंगे कि भाई वो प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ऑब्वियस है उसकी छोटी छोटी चीजें होती हैं, दिक्कत कहीं पर भी है, किसी को भी कैसे भी डिफिकल्टी हम सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन आप बच के निकलना चाहोगे ना, क्योंकि यहां पर ये तो मुझे भी समझ में आता ना कि छोटे छोटे अगर कहीं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूं कितने लोगों को आ रहा है कितने को नहीं आ रहा है, बस ये है कि भाई हाँ समझ में आ रहा है, हाँ सर हिला के हाँ हाँ कहना है,
ताकि ऐसा ना हो कि भाई क्वेश्चन मुझसे पूछने वाला सिचुएशन। तो ये ध्यान दो बेटा कि को परफेक्ट के तरीके से नहीं चलोगे, उस परफेक्शन को लेके नहीं चलोगे तो दिखे चीजें ऑब्वियस है कि वो अभी आपको बेसिक डिफिकल्टी देंगे, आगे जाके और ज्यादा डिफिकल्ट करेंगे। और मैं इतना कहना चाह रहा हूं बेटा, मैंने आपको फर्स्ट डे से बोला था कि भाई ऑर्गेनिक में और कुछ नहीं करना, डेली पढ़ते हुए चलो। और वो डेली पढ़ने के बेसिस पे कितने लोगों को चीजें ऑटोमेटिकली याद होती है बेटा, वो इंपॉर्टेंट है। अब यहां कहने के बावजूद भी अगर आप ये समझ रहे हो कि हम डेली हमारे हिसाब से पढ़ेंगे तो फिर तो काम हो गया ना। और अगर ये डेली पढ़ा होता ना बेटा, ये क्लास के 90% स्टूडेंट को तो ये पता होता कि भाई हाँ ये जो लिखा है इसके पीछे रीजन क्या होना चाहिए। अब ऐसा करें कि भाई पढ़ते हुए चले, हाँ सबने बोला पढ़ लो, एक बार पढ़ लिया खत्म हो गया, ये तो आता है, ये तो आता है, ये तो आता, खत्म। तो अपने आप वो पता चलेगा। फिर मैंने आपको बोला ना कि बेटा, फिर जो इससे पहले मैं क्लास में बोल रहा था कि भाई फिर आप 10 जगह कहते हैं ना, वो 10 जगह से आप देखोगे तो आपको यही लगेगा कि हाँ ये सही है, ये सही है, ये सही है। क्यों? क्योंकि आपको खुद पे भरोसा है ही नहीं। और खुद पे भरोसा तब होगा जब चीजें परफेक्टली आप क्लियर करोगे कि भाई ये सीट मुझे एक एक चीज पता करनी है, इस सीट में एक एक चीज मुझे। ओके, तो बेटा जस्ट मेरा जो स्टेटमेंट है उसको बहुत प्रॉपरली समझो। मैं फिर से ये कहना चाह रहा हूं कि यहां माइंडसेट आप क्या बना के बैठे हो, देखो आप क्या बना के बैठे हो, आपको किस तरीके से करना ये आपके अकॉर्डिंग प्लीज नहीं हो सकता है। आप समझिए कि आपने ये डिसाइड कर लिया कि भाई ये मेरे अकॉर्डिंग है और नहीं पॉसिबल है बेटा, ठीक है ना। होता क्या है बेटा, आप ये समझ के चलो कि भाई जैसे मैं मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं वैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ लूं, इट इज नॉट पॉसिबल ना, बिकॉज सब्जेक्ट इज डिफरेंट। तो आप अपने मन में ये कहानी क्यों बना के चलते हो कि आप आपके अकॉर्डिंग चल पाओगे? भूल जाओ, भूल जाओ बेटा, ये आपके अकॉर्डिंग नहीं चल सकता है। यहां सिस्टम के अकॉर्डिंग जैसा सब्जेक्ट है, जैसा सब्जेक्ट में भी इंडिविजुअल पार्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, तो आप चीजों को अच्छे से कंप्लीटली कनेक्ट कर पाओ, हल पाओगे। इससे मैं बार बार कह रहा हूं ध्यान देना बेटा बहुत अच्छे से कि ये छोटी छोटी चीजों से मेरे को एक्सपेक्टेशन इस बेसिस पे नहीं है, क्योंकि मैंने बताया बेटा, तो आप जेई कर रहे हो तो बेटा जेई के स्टूडेंट से ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि एक बार कोई चीज बता दी तो बेटा उसको अब अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद नहीं है। मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूं बेटा, जितना आपको करा, मैंने कहीं तो यही तो नहीं बोल रखा कि भाई आप ये करो वो करो, आपको जितना आपको करवाया गया वो परफेक्ट कर लो, वही आपके लिए सफिशिएंट है। बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं। आपके सब क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि एक एक चीजें आपको प्रॉपरली वहां कनेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही। कनेक्ट हो रही है तो आपने उसको दिमाग में रखा कि नहीं रखा, आपने रिवाइज किया कि नहीं किया, रिवाइज किया तो कितना अच्छे से आपने उसको प्रॉपरली संभाल के रखा, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैंने आपको बोला कि वहां समझा रखा, यहां एप्लीकेशन आ गया, और ये एप्लीकेशन सीधे सीधे यही कह रहा बेटा कि अगर याद नहीं है तो आपको दिक्कत ऑब्वियस है कि होने वाली। तो यहां जो बात हुई थी बेटा, उसने एक ही चीज बात कही थी, उसको याद था, तो मैंने उससे जब पूछा तो बेटा वो पॉइंट यही कहना चाह रहा था। मैं इतना बोल दूं आगे के लिए, प्लीज मेक श्योर याद करो। क्या है बेटा, अपनी गलतियां पकड़ के उसको कभी भी इंप्रूव करने की सोचते नहीं, तो फिर क्या है, गलतियां दूसरे पे निकालना स्टार्ट कर दें, चलो ये गलतियां निकाल लो, ये गलतियां निकाल लो, वो हैबिट भूल जाओ। और इसमें नुकसान आपका है, ये ध्यान रखना। मैं फिर से बोल देता हूं आपको, इसमें नुकसान आपका है, इससे कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला आपको। थोड़ा समझदारी से काम करना स्टार्ट करो, सब चीजें आपके माइंड में जितना भी कुछ चल रहा है ना, सब साइड हो जाएगा और केवल पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाओगे। और पता है क्या, यहां खड़े होकर पता कभी कभी ये लगता है ना भाई, मैं बहुत ज्यादा जो आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि कभी कभी ये फील
दिखता है। ऐसा तो नहीं कि भाई मैं यहां से जो बोल रहा हूं, यहां से जो आपको बात कह रहा हूं बेटा, वो आपको क्यों सही क्यों नहीं लग रही है, क्योंकि हो सकता है कि अटैचमेंट नहीं है, बिकॉज ऑफ कि थोड़ा सा वो डिस्टेंस इसलिए दिखता है क्योंकि थोड़ा मेरा लैंग्वेज का इफेक्ट होता है। अगर ऐसा इंपॉर्टेंस आप देखना चाह रहे हो तो वो फील तभी आपको आ पाएगा बेटा जब वो लैंग्वेज का डिफरेंस दिखेगा। और थोड़ा दूसरी बात मैं ये कहता हूं, मैं कड़वा बोलता हूं, ठीक है, जो भी हो मुंह पे बोलता हूं, अगर नहीं हो सकता तो मुंह पे कह दूंगा बेटा नहीं है बस की। और तीसरी बात यह, क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको रियलाइज हो पाएगा कि भाई हाँ हमें आता है कि नहीं आता है। सीधे उठा के क्वेश्चन रख दूं, वो नहीं करने वाला हूं। मेरा जो सिस्टम है बेटा, वो सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो आपको हर एक चीज अच्छे से मिलेगी, क्वेश्चन लेवल के मिलेंगे। आज भी मुझे बेटा वो इन एडवांस वाले 12th वाले बच्चे आके बोलते हैं कि सर आपका पेपर दिखता है ना, तो वो सामने दिखता है क्वेश्चन का लेवल, तो पता चलता है कि हाँ एग्जैक्टली किस टाइप के क्वेश्चन है, दिमाग लगाना पड़ता है। क्योंकि बेटा देखो, सीधा सीधा क्वेश्चन देने का मतलब नहीं है ना कि फिर उसके बेस पे ये पता चल रहा है ना कि भाई जेई में ऐसा क्वेश्चन तो पूछने वाला है नहीं, और मैं आपसे पूछ के करूंगा क्या। वो क्वेश्चन तो मैंने आपके इस सीट में दे रखे हैं ऑलरेडी, और आपको जो सीट दे रहा हूं उसमें मिल रहे हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बूस्टअप हो पाए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ध्यान रखो बहुत अच्छे से। मेरे को गलती आना वो तो 100% श्योर है, और जो तुझे प्रॉपरली दिखा कि भाई तुझे प्रॉपरली ऑब्जर्व हुआ कि भाई हाँ आंसर गलत आया, बात समझ में आई। तो कहने का मतलब बेटा हमें यार थोड़ा सा ये देखो, मैं बार बार ये कहता हूं मेंटली स्ट्रांग होना इन चीजों के लिए बहुत जरूरी है। और जब आपको बोल दिया है तो आप हाईलाइटेड कर दो बिल्कुल कि यही सोच से हमें आगे बढ़ना है, हमें इसी तरीके से सोचना है। कहीं पर तो मैं आपको ये सामने से कह रहा हूं ना कि बेटा ये फिक्स है तो इसी को फिक्स करो ना है, तो उसी के बेसिस पे चलो, ठीक है ना। तो अब ये हाइपर कॉन्जुगेशन के 3 केस बेटा, इसमें जो एप्लीकेशन दिया हुआ है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल कार्बोकैटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ जो आपका एल्कीन के बारे में डिस्कशन, वो क्वेश्चन सब वही दिए जो हमने डिस्कशन किए, ठीक है, और स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है, ये सब पार्ट। और ई पॉइंट 31 में ई पॉइंट को मैं डिस्कशन कर रहा हूं, ठीक है ना। बाकी आपको हाइपर कॉन्जुगेशन खुद देखने, ई पॉइंट को मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं। उससे पहले आपको कंडीशन बता दूं, मैं थोड़ा सा 1-2 चीजें आपसे पहले पूछूंगा, फिर उसके बाद मैं मूव कर रहा हूं। बेटा अगर मैं यहां पर कुछ ऐसा मेंशन करूं, है ना, तो यहां पर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने बनेंगे बताइए मुझे, कितने बनेंगे? सबको क्लियर है? पक्का? ठीक। अब अगर मैं बात करूं बेटा, क्या इस केसेस में इस पर्टिकुलर में हाइपर कॉन्जुगेट होने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? देखो जो मैंने बाजू में टॉल्विन लिखा है बेटा, टॉल्विन में हाइपर कॉन्जुगेशन होने की कंडीशन है कि नहीं है? है? सब लोग एग्री हैं इस बात से कि हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है, क्योंकि कंडीशन है तो होगा बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मैं पूछ रहा हूं कंडीशन है हाँ कि ना, और अगर कंडीशन है तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो कितने हाइड्रोजन है यहां पर अल्फा H? 3। तो एक्चुअली हाइपर कॉन्जुगेशन जो हमारे पास है वो बेटा 3 होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको बेटा, यस और नो। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, ध्यान दीजिएगा, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं वहां ताकि आपको थोड़ा इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको समझा पाऊं। CH H और H किस एक से मैं पहले हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना लूं, यहां से स्टार्ट किया, ये अंदर शिफ्ट हुआ तो ये बॉन्ड इधर टूटेगा, यस और नो। ये जो पहला स्ट्रक्चर बनेगा वो कौन सा बनेगा? हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे उसको? वो दिख रहा है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन थी तभी उसी बेसिस पे बना,
क्या मेरी बात समझ पा रहे सब लोग? तो बेटा उसके बेसिस पे जो स्ट्रक्चर बनने वाला है कुछ इस टाइप से होगा। यहां नेगेटिव चार्ज, यहां आपका डबल बॉन्ड C और यहां H, यहां H, यहां पर H पॉजिटिव, सही है, और यहां डबल बॉन्ड। एनी डाउट? तो ये जो पहला कंडीशन होगा बेटा इसको हम क्या बोलेंगे? HC बोलेंगे। और HC कितना दिख रहा है आपको? यहां से 1, सही है ना? तो ये जो कंडीशन, इसलिए नंबर तो नहीं लिख रहा हूं, नंबर तो टोटल आपके जब आएंगे वो लिख दिया मैंने, लेकिन ये बात ध्यान दो बेटा, यहां से यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन की बात हो रही है। लेकिन इसके बाद जो कंडीशन है बेटा, अब आप ध्यान दो, A डबल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड C पे लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, रेजोनेंस की कंडीशन मिल गई? यस और नो? तो रेजोनेंस की कंडीशन मिली बेटा, तो अब बन जाएगा रेजोनेंस। रेजोनेंस बनेगा तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है। यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां पर है ये डबल बॉन्ड C H, यहां H और इस पे H पे पॉजिटिव चार्ज। एनी डाउट? पक्का? दूसरा बेटा ये अंदर शिफ्ट होगा, ये इधर जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड C H H और यहां H पॉजिटिव। एनी डाउट? और यहां नेगेटिव चार्ज। अब ये अंदर शिफ्ट होगा, बॉन्ड इधर टूटेगा, सही है। तो ये तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। यहां नेगेटिव आ जाएगा, ये आपस में मिल जाएंगे, बोलो हाँ कि ना? ठीक है, लेकिन मैं केवल नेगेटिव तक दिखाऊंगा क्योंकि वही रेजोनेंस का पार्ट है, ताकि मुझे ये पता लगे कि भाई हमारे पास हम जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करना चाह रहे हैं वो कितने हैं, वो आपको प्रॉपर्ली दिखे। तो मुझे बताइए बेटा, यहां पर ऐसा कुछ आया, यहां नेगेटिव चार्ज दिखा रहा हूं मैं, यहां H पॉजिटिव दिखा रहा हूं। अलग अलग क्यों दिखा रहा हूं वो तो आपको पता है कि ये स्ट्रक्चर दिखेगा तो लास्ट में वैसा ही बनेगा। लेकिन ध्यान दो बेटा, अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं, अब आप ध्यान देना, सिंपली अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ये स्ट्रक्चर आपने हाइपर कॉन्जुगेशन में काउंट कर लिया, 1 2 एंड 3, 3 स्ट्रक्चर आपके रेजोनेटिंग मिले कि नहीं मिले? तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे बेटा? तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करेगा, यस और नो? क्या मेरी बात सब लोगों को समझ में आ रही है? तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब एक हाइड्रोजन से जो एक हाइपर कॉन्जुगेशन बन रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन होने के बाद वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जा रहा है। सही है मेरी बात समझ कि नहीं समझ? तो मैं कह सकता हूं बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन होने के बाद वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, इसका मतलब ही है कि बेटा हमारे पास वो क्या भी दिखा रहा है और रेजोनेंस भी दिखा रहा है। एक हाइपर कॉन्जुगेशन और 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। एनी डाउट? यस और नो? अब ध्यान दो बेटा, अगर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं एक हाइड्रोजन के हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे, तो मैं यहां पर कह सकता हूं, सुनिएगा मेरी बात को बहुत अच्छे से, एक हाइड्रोजन के बेसिस पे एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर और 3 हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कैलकुलेशन पर ध्यान देना, अगर 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे? बोलो 9। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही? आई रिपीट, अगर एक हाइड्रोजन के बेसिस पे एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर और 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो बेटा हमारे पास 3 हाइड्रोजन के बेसिस पे 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 9 आ जाएगा। तो अगर मैं यहां से बात करूं बेटा, मैं इनको देखूं तो ये टोटल कितने बन रहे हैं? 12 बन रहे हैं ना, जिसमें क्या है बेटा हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन भी है और रेजोनेंस भी है, सही है ना? तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, रेजोनेंस भी है। अब देखो बेटा, टोटल स्ट्रक्चर वहां पर आपके 12 मिले, वहां पर भी, यहां पर भी 12 है, सही है। लेकिन यहां केवल हाइपर कॉन्जुगेशन है, वहां रेजोनेंस भी है। अब मुझे बताओ कि बेटा रेजोनेंस डोमिनेंट होता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन? कौन डोमिनेंट होता है? अरे बोलो, सबको बोला है, रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट, सही है। अगर वो डोमिनेंट है तो ऑब्वियस है कि बेटा कौन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, टॉल्यूइन के हमारे पास जो एल्कीन है ये ओपन चेन वाला?
टॉल्विन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में अगर मैं बात करूं बेटा, ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और उसके पीछे रीजन क्या है आप समझ सके सब लोग? यस और नो? ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी होगा। गॉट इट एवरीवन? तो क्या कहोगे, रीजन क्या होगा बेटा? कि वो हाइपर कॉन्जुगेशन की बेसिस पे बेटा रेजोनेंस दिखाता है, इससे हमारे पास वो स्टेबल होगा। एंड द सेकेंड थिंग, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहीं से, अब आप ऑब्जर्व करिए बेटा कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। जो मैंने स्टेटमेंट बोला हूं, क्या समझ पा रहे सब लोग? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में टॉल्विन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ चुकी है, हाँ कि ना? कहां बेटा? इधर भी बोल लो, आप लोगों को तो स्पेशल इन्विटेशन देना पड़ता बोलने के लिए, बोल लो यार। गर्ल्स बढ़ रही है ना, हाँ कि ना? हाँ, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ चुकी है। अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ चुकी है तो ऑब्वियस है कि क्या होगा, यह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर जाएगा। यस और नो? और उस बेसिस पे हमने क्या बोला था कि इलेक्ट्रोफाइल के लिए वो कौन सा डायरेक्टर होगा? इलेक्ट्रोफाइल के बेसिस पे वो कौन सा डायरेक्टर होगा? ऑर्थो एंड। तो थोड़ा याद रखो बेटा, दो चार लोग बोल रहे हैं उससे काम थोड़ा चलने वाला यार। कौन सा डायरेक्टर होगा? कौन सा? आवाज नहीं आ रही है। हाँ, तो वो किस बेसिस पे होता है? प्लस एम के बेसिस पे, क्योंकि प्लस एम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं जो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, जहां पर इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैच होता है, इसलिए उसको ऑर्थो पैरा डायरेक्टर बोला जाता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग? ऐसा तो नहीं कि बेटा 180 का एंगल बना रखा है, नहीं ना? हाँ, वैसे भी ठंड के दिनों में आप कानों में रुई तो डाल लेते हो बेटा, तो एक साइड डालना, एक साइड खुले रखना ताकि बाहर ना निकले, सही है ना? समझे? तो टॉल्विन भी इसी बेसिस पे बेटा हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टर नेचर दिखाएगा। क्या मेरी बात सबको कनेक्ट हुई? ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था ताकि आप कनेक्ट कर पाओ बेटा। आगे मूव कर रहा हूं। नेक्स्ट जो पार्ट है बेटा एप्लीकेशन का ही पार्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन के एप्लीकेशन की बात हो रही है और इसमें बहुत सारे आप देख सकते हो, कोई डाउट। लेकिन एप्लीकेशन में ही जो नेक्स्ट पार्ट आप कह सकते हो, जिसमें थोड़ा मैं रेजोनेंस को भी आगे एप्लीकेशन के बेसिस पे यूज कर लूंगा, वो बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन या इसको बोला जाता है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ध्यान दो बेटा, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन बोलूं या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन बोलूं बेटा, तो इन टर्म को समझना। मैं स्टार्ट बहुत बेसिक से ही कर रहा हूं, ठीक है? दिक्कत नहीं होनी चाहिए बहुत। अब ध्यान दो बेटा, इस टाइप से मेरे पास ये कंडीशन है। एल्कीन में अगर मैं H2 का एडिशन कर एनी मेटल कैटलिस्ट या है, पैलेडियम है, पीटी है, कोई भी यूज कर सकते हो मेटल कैटलिस्ट। तो बेटा ये रिएक्शन अगर मैं देखूं तो ये जनरल रिएक्शन है, आपने देखी भी होगी, नहीं देखी है तो आप ध्यान दो यहां पर थोड़ा सा अच्छे से। तो बेटा यहां पर सीधे सीधे क्या होता है कि ये हाइड्रोजन यहां पर अटैच हो जाता है, सही है? और इस टाइम पे जो एनर्जी की बात करते हैं वो एनर्जी एक्चुअली रिलीज होती है।
क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। और वो एनर्जी जो रिलीज हो रही है बेटा, रिलीज का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब किस टाइप के रिएक्शन? किस टाइप के रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्मा छेपी, बाहर निकलना, शोषी नहीं तो शोषण हो जाएगा आपका। ठीक है ना? जो हो रहा है ना, हो रहा है ना। सर इतना पढ़ा तो इतना करवाते हैं, तो फिर तो शोषण ही कर रहे हो ना आप, है ना? अंदर बात चल रही है, बाहर निकाल सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी देखो ये बात सही है, कभी कभी ना अंदर की भड़ास बाहर निकल जाए ना, उसके बाद मन हल्का होता है। होता है कि नहीं होता? सच बताना, या नहीं होता है? होता है ना। तो कभी कभी बेटा, अब आपने देखा होगा जब थोड़ा सा राम राज्य की बात आ रही बेटा, राम जी को भी गुस्सा तो आता ही था ना। ऐसा तो नहीं बोलते थे कि बेटा वो गुस्सा नहीं करते थे, लेकिन बस ये है कि बेटा आप अंदर की बात बाहर निकाल सकते हो, बट ठीक है वो एक लिमिट में हो, ताकि आप अपनी भड़ास निकाल लो, है ना। लेकिन ये ध्यान रखो बेटा, तो मन हल्का होगा। तो मैंने आपको बोला ना कि ऑब्वियस है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखो कि भाई वो जो प्रॉब्लम्स हैं अगर अंदर परेशान कर रहे हैं तो बाहर निकालने में बेटर है, ताकि ऐसा ना हो कि बेटा उसके चक्कर में हम आगे परेशान हो। ठीक है, तो वो सब चीजें मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं ताकि आपको कंप्लीटली पता रहे, तो इसलिए वो शोषण ना हो, है ना। समझे कि नहीं समझे? तो वो आपका शोषण ना हो, तो आपको जो लगता है कि हमारा शोषण हो रहा है, तो ये पहली बात, ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है, ये समझो। अब वही चीज यहां पर बेटा, हीट रिलीज हो रही है, तो एनर्जी रिलीज हो रही है बेटा, तो एंडोथर्मिक नहीं बोला जाएगा, एक्सोथर्मिक बोला जाएगा। एक्सो मतलब इवॉल्व करना। तो अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई बेटा, तो उस बेसिस पे हीट रिलीज हुई, ये तो अपने को कंप्लीटली कनेक्ट हुआ। सही है? इतना समझे सब लोग? अब पॉइंट ही आया बेटा, देखो मैं आपको बहुत अच्छे एग्जांपल से लेके चलूंगा, लेकिन पहले इस चीज को समझ लो। इससे एक चीज कनेक्ट हो रही है बेटा, यहां अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, यहां वो सैचुरेटेड बन रहा है, हाँ कि ना। अब भाई अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड बनेगा तो हीट तो रिलीज होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है बेटा। यस और नो? इसलिए रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, पहले तो ये समझ जाओ अच्छे से। ये कनेक्ट हुआ बेटा सबको? तो अब ध्यान देना बेटा, अगर इतना समझ गए तो यही जो डेल्टा H है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, मैं यहां शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं बेटा, इसको HOH कहा जाता है, HOH। ठीक है, तो मैं इसको बोल देता हूं, यही हमारा HOH है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है। अंडरस्टूड एवरीवन? द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ H2 when 1 mole of H2 attached with a alkene compound। एक मोल एल्कीन का एक मोल H2 का उस एल्कीन कंपाउंड में अटैच होना, जिसके बेसिस पे अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज हो रही बेटा, उसे हम क्या बोल रहे हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इज दैट क्लियर एवरीवन? क्या मेरी बात सबको समझ में आई? अरे यस और नो? ठीक, अब ध्यान दो बेटा, इस बेसिस पे आगे का मैं आपको एक पॉइंट लेके चलता हूं, ध्यान देना। एक इस टाइप से क्वेश्चन लिया मैंने, यहां डबल बॉन्ड है। एक दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से लिया है, यहां डबल बॉन्ड है। इसको मैं ए मान लेता हूं बेटा, इसको मैं बी मान लेता हूं। ठीक है, बहुत सारे केसेस हैं बेटा, मैं फिर से आपसे कहना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इसमें मैंने H2 ऐड किया, इन प्रेजेंस ऑफ सेम निकेल कैटलिस्ट ले रहा हूं, हीट की बात कर रहा हूं, यहां पर भी वही किया, कोई दूसरा चेंज नहीं किया बेटा। ठीक है, और बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? यहां पर कुछ ऐसा होगा। आई थिंक यहां पर भी वो सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। बोलो, ये दोनों के दोनों हमारे पास सेम है। अरे समझ गए मेरी बात को? जबकि दोनों आगे ए और बी अलग अलग दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना। IUPAC के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखोगे दोनों का नेम अलग अलग होगा, क्योंकि पोजीशन अलग अलग है बेटा डबल बॉन्ड की, जबकि इन दोनों का नेम सेम होगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? यस और नो? अब ध्यान दो बेटा, अब समझ में आई तो अब मैं थोड़ा सा उसके मेन कंक्लूजन पे चलता हूं।
ठीक है, ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आए कि भाई हम किस तरीके से, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट की बात है, यहां रिएक्शन आगे चलेगा और यहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। सही है? तो इन दोनों से इतना तो आगे कि डबल बॉन्ड अटैच करें तो एनर्जी रिलीज होगी, जैसे हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कह रहे हैं। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? यस और नो? तो इसके लिए मैं डेल्टा H1 लिख लेता हूं, इसके लिए मैं डेल्टा H2 लिख लेता हूं, या A और B के फॉर्म में लिखूं तो सही रहेगा बेटा। डन? अब मुझे एक चीज बताइए बेटा, इन दोनों में A और B जो आगे रिएक्टेंट लिखे हैं मैंने, A और B यहां जो लिखे हैं, क्योंकि वो तो सेम बन रहा है, यहां जो लिखे हैं बेटा उसके बेसिस पे अगर मैं आपसे पूछूं, अब आपको दिमाग लगाना है, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, A की B? इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, A की B? जल्दी बोलिए। B। अच्छा ये पूछो क्यों? उसके नंबर ऑफ HC ज्यादा है, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे। क्या मेरी बात सब लोग समझ पा रहे हैं? तो अब जिसके ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे वो ज्यादा स्टेबल हो गई, हमने बात की हुई है। तो अब मैं अगर पूछूं A और B में, A हमारे पास स्टेबल है कि B स्टेबल है, तो हमने क्या कहा? B ज्यादा स्टेबल है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी कि कम होगी? कम होगी। बात सबको आई? तो बेटा अगर मैं यहां पर मेंशन करूं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर बेटा मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं कि ये हमारे पास, सपोज ये प्रोडक्ट तो ये है, ये प्रोडक्ट ये है, ये प्रोडक्ट बन रहा है और प्रोडक्ट तो दोनों से सेम बन रहा है, और अगर ये B है ज्यादा स्टेबल वाला, तो ये उसके रिस्पेक्ट में, कोई मैं स्केल से मेजर नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना, केवल आपको ग्राफिकली थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूं। ये A होगा, यस और नो? अरे समझे मेरी बात को? पक्का? अब मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि A से जो होगा वो हमारे पास कंप्लीटली प्रोडक्ट बना P, और B से जो होगा बेटा वो हमारे पास प्रोडक्ट बना वो भी P, क्योंकि प्रोडक्ट तो एक ही बन रहा है। यस और नो? अब आपको समझना है बेटा, यहां से दोनों के डेल्टा H के लिए, तो ये जो होगा बेटा ये डेल्टा H ऑफ B होगा, बोलो हाँ कि ना? यस और नो? और अगर मैं यहां से देखूं, ये डेल्टा HA होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब मुझे बताओ बेटा, मॉड ऑफ, मैं मॉड पे ही जाऊंगा क्योंकि जब भी आपसे क्वेश्चन हो कभी ऐसा मॉड तो बोलने वाला है नहीं, लेकिन आपको क्या है, दोनों का साइन तो दोनों के लिए नेगेटिव होगा, इतना तो समझ लो। यस और नो? यहां भी नेगेटिव आएगा, यहां भी नेगेटिव आएगा, ये तो समझ पा रहे ना, क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो वो भले ही आपसे मॉड में नहीं पूछ रहा है, लेकिन आपको जनरली ये ध्यान रख के चलना है कि वो मॉड की ही बात करेगा, ये ध्यान रखना। तो मैं ये पूछूं बेटा कि डेल्टा H ऑफ A, मॉड ऑफ A इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ डेल्टा H ऑफ B। क्या मैं सही लिख रहा हूं? यस और नो? तो ये बात सही है कि जो आपके पास ऊपर लिखा है बेटा, उससे आपको समझ में आ पा रहा है कि किसका डेल्टा H यानी किसकी एंथैल्पी ज्यादा होगी? A की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू B। और वो ग्राफ से भी पता चल रहा है, मैंने ग्राफ को ध्यान में रखते हुए ही ऊपर लिखा है। यस और नो? इसी को ध्यान में रखते हुए ये बनाया बेटा। समझ पा रहे हैं ना सब लोग? तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी ज्यादा हो रही है? A B की। तो इसलिए कह सकता हूं कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ A इज ग्रेटर देन, अंडरस्टूड एवरीवन? क्योंकि प्रोडक्ट तो एक ही बन रहा है ना बेटा। मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग अच्छे से? मेरी बात बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं ना सब लोग? तो अब प्रोडक्ट एक ही बन रहा है बेटा, तो जो अनस्टेबल होगा वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, इसलिए उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी। आई रिपीट, जो अनस्टेबल ज्यादा होगा वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, इसलिए उसकी हीट ऑफ
हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी। क्या मेरी बात सब लोग समझ पा रहे हैं? यस और नो? तो क्या यहां से मैं एक स्टेटमेंट बना सकता हूं आपके लिए? अगर आप समझ पा रहे हो तो स्टेटमेंट ये बना सकता हूं कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इन प्रोपोर्शनल ऑफ एल्कीन स्टेबिलिटी। जो भी कंपाउंड आप जनरली, अगर मैं एल्कीन की बात कर रहा हूं तो एल्कीन लिख देता हूं। क्या मेरी बात सब लोग समझ पाए? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। जितना ज्यादा स्टेबल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना कम। और इसका रिवर्स लिखना, देखो यहीं से रिवर्स भी समझ जाना कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अनस्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। समझे? यहीं से आप दूसरा भी समझ सकते हो कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके लिए होगा? अनस्टेबिलिटी के लिए। जितना अनस्टेबल उतना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? यस और नो? ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, अगर इतना समझे तो साथ एक पॉइंट और भी मेंशन कर देता हूं। ये जो कंडीशन है बेटा, इस कंडीशन को थोड़ा सा बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा कि इस केसेस को हम यूज कर रहे हैं ना, ये तभी एप्लीकेबल है जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो दोनों में। या तो एक हो या दो हो, सेम हो, मतलब कंडीशन सेम रहे बेटा, ये तभी एप्लीकेबल है। ये भी जरूर ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि मैं सबके लिए यही बात कर, ये तभी एप्लीकेबल है जब आपका पाई बॉन्ड सेम हो। ठीक है, उस कंडीशन के लिए ये ज्यादा एप्लीकेबल रहेगा। और कभी कभी सेम कंडीशन से पाई बॉन्ड होने के बाद भी चेंजेस आते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा आगे, जिसमें एक फैक्टर इफेक्ट करता है बेटा। वो सब प्रैक्टिकल वैल्यू पे डिपेंड करेगा, उसको हम डायरेक्टली डिसाइड नहीं कर पाएंगे। अगर डायरेक्टली डिसाइड करना है, ये कंडीशन है, तो डायरेक्टली डिसाइड करना आपको और कोई वैल्यू नहीं दी है, तो मतलब वो यही कहना चाह रहा है। और ये कहना चाह रहा है तो बेटा उसके लिए सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन। इज दैट क्लियर एवरीवन? समझे कि नहीं समझे? समझ पाए ना बेटा इतनी बात को? अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसलिए एक ध्यान रखना कि भाई ये सिंपल कंडीशन के लिए है जनरली, जहां नंबर ऑफ बॉन्ड हमारे पास पाई बॉन्ड दोनों में कंपेयर करोगे तो इक्वल नंबर का है, ये कह सकते हैं। उस केसेस के लिए ज्यादा एप्लीकेबल हम मानेंगे। ठीक है, पाई बॉन्ड सेम हो तब जनरली। और उसमें भी कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है जो धीरे धीरे हम डिस्कशन करेंगे। जहां जहां पर स्पेसिफिक आएगा मैं बोलते हुए चलूंगा, ताकि भाई कहीं पर कोई कंफ्यूजन ना रहे, ताकि फिर आगे जाके आपको दिक्कत ना हो, प्लीज। ठीक है, आगे ध्यान दो बेटा। आगे मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि दूसरा हमारे पास होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। अब सपोज करो बेटा, मैं आपके सामने मेंशन करता हूं। सपोज करिए बेटा, यहां पर एक पाई बॉन्ड है, इसमें H2 ऐड किया। ठीक है, तो यहां पर बेटा हमारा साइक्लोहेक्सेन बन गया। इसके लिए जो डेल्टा H आता है बेटा हमारे पास, वो हमारे पास नियरली जो होता है -28.5 के बराबर होता है। किलो कैलोरी या किलो जूल, जो भी आपका यूनिट पे मैं नहीं जा रहा हूं बेटा, पर मोल के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही बेटा अगर हम बात करें, सपोज करिए अगर मैं यहां पर ऐसा ले लूं, या अगर मैं इसको ऐसा ना लिखते हुए ऐसा ले लूं, कोई भी केस ले लूं, तो मैं इसलिए दोनों केस, वो दोनों बात आपको डिस्कस करना चाहता हूं ताकि आपको कनेक्ट हो। यहां पर 2H2 लेना पड़ेगा, यस और नो? तो ऑब्वियस है कि बेटा ये इस टाइप से बन जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो ये डेल्टा H माइनस ऑफ इंटू 2 हो जाएगा बेटा। सही है, डबल हो जाएगा उसका। समझे? अब बात ये आती है बेटा, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। नियरली 2 रहता है क्योंकि यहां देखो कॉन्जुगेशन भी है। देखो अच्छे से, कॉन्जुगेशन होगा तो रेजोनेंस होगी, और रेजोनेंस की वजह से रेजोनेंस एनर्जी की भी बात की जाएगी। सही है कि नहीं है?
तो हो सकता है कि यहां पर वो इसका नियर डबल जो हो वो नियरली हो, 100% डबल हो, मैं ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि इससे ज्यादा होगा। समझे कि नहीं समझे? ये ऐसा मत कर देना कि इससे ये कम होने वाला है। रेजोनेंस एनर्जी हो तो इसका मतलब ये इससे कम हो जाए, ऐसा नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मेरा पॉइंट ये बेटा कि ये ध्यान रखना, जैसे जैसे पाई बॉन्ड बढ़ा तो वैसे वैसा आपका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी बढ़ेगा। क्या मेरी बात सबको कनेक्ट हुई? यस और नो? अब बेटा एक तीसरा केस इसी साथ साथ उसको भी बनाते हुए चलो ताकि आपको अच्छे से कनेक्ट हो जाए। भाई इसमें अगर मैं 3H2 ऐड करता हूं तो ये भी साइक्लोहेक्सेन देगा, तो यहां पर डेल्टा H जो होगा वो -28.5 का 3 टाइम्स होगा। ये वैल्यू जो होती है बेटा वो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है। एक्चुअल वैल्यू यही डेल्टा H जो आता है बेटा वो -49.5 होता है। कितना होता है? ये सब एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है, ये जितना आना चाहिए उतना नहीं आया, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कि भाई होगा कितना, आना चाहिए था हमारे पास इसके बराबर। और ये वैल्यू कितनी आएगी बेटा नियर बाय थोड़ा सा बता सकते हो? 85.5 है ना? सही है। अब ध्यान दो कि ये 85.5 आनी चाहिए थे, आया कितना? 49.5। इसका मतलब क्या है बेटा? अब हमने जब रेजोनेंस बात करी थी तो यहां पर क्लियर, तो आया कितना हमारे पास? 85। देखो ये ध्यान रखना हमारे पास हम यही कहते हैं ना बेटा, जब रेजोनेंस एनर्जी निकालते हैं तो हम यही कहते हैं कि बेटा हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू -49.5 माइनस 85.5 कितना आ रहा है? 36 आ रहा है बेटा। मैं यूनिट पे नहीं गया वो किलो कैलोरी है, किलो जूल पर मोल जो भी हो बेटा, ये जस्ट एक डेटा के बेसिस पे आपको समझाना चाह रहा हूं। आया कितना? 36 एनर्जी रिलीज हुई। इसी को हम क्या बोल रहे हैं बेटा? रेजोनेंस एनर्जी। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? रेजोनेंस एनर्जी। होना कितना था? 85.5। आया कितना? 49.5, यानी 36 उसकी क्या हो गई बेटा? रेजोनेंस एनर्जी हो गई। इससे ये समझ में आया कि बेटा वहां रेजोनेंस हो रहा है। अब ध्यान दो बेटा, अब मेरी बात समझना अच्छे से। अब मैं इसलिए एक क्वेश्चन बना रहा हूं ताकि आप इन दो केसेस को तो सीधे सीधे समझ जाओ, जहां पर सीधा सीधा लिखा है, ताकि कोई दिक्कत ना आए। लेकिन जो एक्चुअल प्रॉब्लम वाला पार्ट होता है बेटा वो कहां पर आता है वो आपको यहां पर समझाना चाह रहा हूं, तो वो देखिएगा थोड़ा अच्छे से कि अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा केस हो और हमारे पास ऐसा केस हो और तीसरा केस आपके सामने है बेटा, ये कंडीशन हो। अब आपसे पूछा जाए कि इसके लिए HOH का ऑर्डर बनाना है। HOH इसको नंबर 1 दे देता, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है? HOH का ऑर्डर बनाना है। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, बिना डेटा के तो आप याद ही नहीं कर पाओगे ना इसको, बोलो। मैं इसमें अगर सिंपल लॉजिक लगाऊं कि जितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बढ़ेंगे उतना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा हो जाएगा, गलत हो जाएगा? बोलो सही कह रहा हूं? समझ पाए कि नहीं समझ पाए यार बेटा? क्यों? क्योंकि ध्यान दो बेटा, यहां डबल हुआ, ये इससे तो ज्यादा हुआ। अब डबल जो होगा वो नियरली 56, 28 का डबल 56 के नियर बाय मान के चलूं, ये 56 है और जबकि यहां कितना आ रहा है? 49। आप देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा? आना चाहिए था इतना, लेकिन आया कितना? तो अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा कहां आएगी? इस सेकंड वाले में आएगी। तो ऑर्डर क्या बन जाएगा? सेकंड इज ग्रेटर देन थर्ड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। एक्चुअली देखो बेटा, आप ध्यान दो अच्छे से, अगर आप ध्यान दे रहे हो अच्छे से, एक्चुअली अगर आप ये डेटा आपके पास नहीं हो तो आप सीधा सीधा क्या कहोगे? इसकी ज्यादा होगी, फिर इसकी ज्यादा होगी, फिर इसकी ज्यादा होगी। ऐसा ही कहोगे कि नहीं कहोगे? जल्दी बताइए, यस और नो?
तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस केसेस के लिए आपको कोई भी वो लॉजिक काम नहीं करेगा बच्चों। समझ में आया? फिर क्या चाहिए आपको? एक्सपेरिमेंटल जो डेटा है वो कंप्लीटली गिवन होना चाहिए। अगर आप मुझसे ये कहोगे कि सर यहां पर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैं कहूंगा कि वो कैलकुलेशन डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंटल। समझे कि नहीं समझे? फिर हम इस कॉन्सेप्ट को या इस कॉन्सेप्ट को यूज वहां नहीं कर पाएंगे। कि आप ध्यान दो बेटा, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, ध्यान ये भी तो देखो ना, जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, अगर बेंजीन सबसे ज्यादा स्टेबल हम यहां पर कहते हैं क्योंकि एरोमेटिक भी है, तो उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होनी चाहिए बेटा? सबसे, लेकिन सेकंड नंबर पे है। आप देखो ना, थर्ड वाला मैंने सेकंड नंबर पे लिखा है ना। अरे देख पा रहे ना बेटा यार सब लोग, प्लीज एवरीवन, सेकंड नंबर पे लिखा है ना, ठीक है? तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग, और अगर इस लॉजिक के अकॉर्डिंग जाऊं तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जहां होंगे बेटा, उसका हीट ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होना चाहिए। तो उसके बेसिस पे भी गड़बड़ जाएगा, क्योंकि उसके बेस पे थर्ड वाला सबसे नंबर 1 पर आना चाहिए। बोलो हाँ कि ना? तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैं आपको कहना, ये कंप्लीटली किस पे डिपेंड करेगा? एक्सपेरिमेंटल डेटा पे। तो ऐसे केसेस में आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा गिवन होगा। बात समझ में आई? क्वेश्चन बाइफरकेट एकदम परफेक्टली कि जहां पर ऐसा सिनारियो बना वहां पर आपको डेटा भी गिवन होगा। तो अब आप ध्यान दो, जहां पर डेटा गिवन होगा तो ये मत समझना कि डेटा क्यों दिया, ये जरूरत क्यों है। वो जरूरत इस बेसिस पे होगी। और जहां डेटा नहीं दिया वहां सीधा सीधा कनेक्ट करना है। तो ये दो पॉइंट कि पहला, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, ठीक है? दूसरा बेटा, हीट ऑफ हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। समझे? समझे? तो बेटा प्लीज मेक श्योर इन चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के बेसिस पे जाएंगे, और सेम अगर पहले ये कॉन्सेप्ट को परफेक्ट करो, सेम इसी के बेसिस पे हम जो मूव करेंगे आगे हीट ऑफ कंबशन में भी ऐसे ही जाएंगे। आई रिपीट, हीट ऑफ कंबशन में भी हम इसी तरीके से मूव करेंगे जैसे हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में मूव करें। कॉन्सेप्ट अगर आप देखो तो सेम है, बस वहां पर थोड़ा सा जो पार्ट चेंज हो रहा है, वहां कंबशन की बात कर दी। कंबशन मतलब कंप्लीटली कंबशन करके उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करना, जलाना, जिसके बेस पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। लॉजिक वहां पर भी सेम चलेगा, वहां पर भी हमें इसी तरीके से जाना है। अंडरस्टूड एवरीवन? तो मेरा जस्ट कंसर्न ये है बेटा कि चीजों को परफेक्ट करते हुए चलिएगा। बहुत सारे ऐसे जोन हैं जहां पर आपको चीजों को बहुत प्रॉपरली परफेक्ट करते हुए चलना है। जैसे इसी में जो क्वेश्चन बनता है, मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चन बताऊं, वो ध्यान देना बेटा क्वेश्चन का फ्रेज, ताकि आप कनेक्ट कर पाओ। सपोज करिए बेटा हमारे पास, देखो मैं क्वेश्चन इस तरीके से इसलिए बना रहा हूं ताकि स्पेसिफिक वाले तो आप समझ पाओ। एक ये है और दूसरा मेरे पास बेटा कुछ इस टाइप से क्वेश्चन है। अब ये पार्ट जो है बेटा ना, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन आपके लिए बनाता है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा ताकि आप कनेक्ट कर पाओ ढंग से। देखिए अब आप कनेक्ट करिएगा अच्छे से। देखो इन दोनों केसेस में अब एक लॉजिक वो यहां पर इसलिए आपको एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूं। लॉजिक ये है बेटा, हमारे पास ये दोनों एरोमेटिक है, अगर आप देख रहे हो तो ये दोनों कंपाउंड एरोमेटिक हैं, ठीक है? लेकिन इन दोनों में से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है किसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है। तो जिसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा बेटा, इसका मतलब कम स्टेबल होगा। समझे? तो जो कम स्टेबल है हमें वो ढूंढना है। अब ये ढूंढने के लिए एक बहुत अच्छा लॉजिक जो यहां पर बता रहा हूं, तो नोट करके लिखिएगा उसको, ताकि भाई आगे क्वेश्चन करने में फिर आपको दिक्कत ना हो। और वो लॉजिक क्या है बेटा?
जब ऐसे दो एरोमेटिक मल्टीपल रिंग आपको दिखती हैं, तो जिसमें आपको प्रॉपरली जो विजुलाइज होता है कि जिसमें ज्यादा बेंजीन फॉर्म दिख रहा है, वो ज्यादा होता है। बेंजीन फॉर्म मतलब 3 डबल बॉन्ड दिखने चाहिए, हाँ कि ना? तो अब ध्यान दो बेटा, यहां पर एक ही रिंग ऐसी है जिसमें प्रॉपर 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, बाकी इसमें प्रॉपर 3 बॉन्ड नहीं दिख रहे हैं। भले वो मिरर इमेज का पार्ट दिखता होता है लेकिन दिख नहीं रहा है आपको, इसलिए लॉजिक आपको समझा दे रहा हूं ताकि भाई, क्योंकि ये प्रैक्टिकली प्रूफ है, प्रैक्टिकली तो आपको कोई डेटा समझ में नहीं आने वाला। अगर मैं प्रैक्टिकल डेटा के बेस पे बात करूं तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करूं तो वो प्रैक्टिकली तो आपके सामने आ जाएगा, तो मैं कहूंगा एक्सेप्शनल पार्ट है, याद कर लो। आपको समझाने के लिए ताकि आपके दिमाग में सेट रहे ये क्या होता है लॉजिक है बेटा, कि जो विजुलाइज होने वाली रिंग है उसमें बेंजीन कितनी दिख रही है, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ बेंजीन वो उतना ज्यादा स्टेबल, और जितना ज्यादा स्टेबल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना कम। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ध्यान दो बेटा, यहां एक ही बेंजीन रिंग दिख रहा है इस पूरे तीनों में, जबकि यहां देखो बेटा एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। देखो इसका ये डबल बॉन्ड यहां दिखेगा ना, हाँ कि ना? तो 2 दिख रहे हैं यहां पर, यस और नो? तो यहां 2 बेंजीन रिंग दिख रही है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया एज कंपेयर टू दिस वन। इसलिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की अगर मैं बात करूं फर्स्ट और सेकंड में, तो मेरे पास किसका HOH ज्यादा होगा? तो ये आप कंप्लीट लॉजिक समझ में आना चाहिए बेटा। और उसके पीछे लॉजिक क्या है, समझे कि नहीं समझे आप लोग? आई रिपीट, मैं फिर से कह रहा हूं, दोनों एरोमेटिक हैं, दोनों है, लेकिन अब क्वेश्चन ये बनता है बेटा कि आपके लिए कि यहां पर कौन से केसेस में, और आगे जाके बता रहा हूं, फिर से ध्यान रखिएगा, आगे जाके जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे बेटा, उस केसेस के लिए भी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वहीं पर इसका यूज किया जाएगा, वहां उस केसेस में भी, और यहां पर तो ये है ही। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि हमारे पास हमें ध्यान रखना है कि ऐसे केसेस के लिए हमें ऑब्जर्व करना है कि विजुलाइज बेंजीन रिंग हमें कितनी मिल रही है, जो विजुलाइज हो रही सीधे सीधे। यहां पर मुझे एक ही बेंजीन रिंग ऑब्जर्व होते दिख रहा है जिसमें प्योरली बेंजीन रिंग दिख रहा है, जबकि यहां देखो बेटा एक ये दिख रहा है प्योरली और दूसरा हमारे पास ये दिख रहा है। तो 2 बेंजीनिंग जहां दिख रहे हैं बेटा, उसके बेसिस पे मैं कहूंगा जहां ज्यादा बेंजीनिंग प्योरली विजुलाइज होंगी वो ज्यादा स्टेबल होगा, एज कंपेयर टू जहां कम बेंजीन रिंग हमारे पास हमें विजुलाइज हो रही है। और जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगी बेटा? कम हो जाएगी। अंडरस्टूड एवरीवन? तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर आपका आ गया बेटा, फर्स्ट इज ग्रेटर देन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको बताते हुए चल रहा हूं, ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। तो ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का पार्ट है। हम कुछ क्वेश्चन, अब क्वेश्चन को करने का सीधा सीधा तरीका, अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर है या ब्रांचिंग वाला है या जो भी है बेटा, वो सब कहां से ढूंढोगे? उसके लिए सबसे मैक्सिमम रीजन क्या लगाओगे? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन वाला ही लॉजिक लगाना है। जो ज्यादा स्टेबल, तो लिखा ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी, और दूसरे क्या लिखा है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो वो दोनों के लिए आपको पहले केस के लिए तो सीधे स्टेबिलिटी को ढूंढोगे, दूसरे के लिए देख लोगे कि भाई कहां ज्यादा पाई बॉन्ड है, खत्म। समझे कि नहीं समझे? यस और नो? तो ये ध्यान रखिएगा बेटा बहुत अच्छे से। तो वहां से आपको ये कंप्लीटली कनेक्ट हो जाना चाहिए। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जैसे चले ऐसे ही एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन के साथ साथ हम कंबस्शन की भी बात करेंगे, वो साथ में चलेगा, ठीक है ना? उसको मैं कल डिस्कस करते हुए फिर हम थोड़ा क्वेश्चन करते हुए आगे मूव करेंगे। गॉट इट? ये जो बेटा आपको हाइपर कॉन्जुगेशन का मेन पार्ट है, इनको प्राप्त